कुछ अलग करने के जज्बे की बड़ी मिसाल। बायोटेक्नोलॉजी का करियर छोड़ बने किसान। 500 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती से बनाया बड़ा नाम। पंच महाभूत खेती और आधुनिक तकनीक का किया संगम। 12 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर बने आदर्श। मेरा नाम लेखराम यादव है। एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी से। आज मैं 500 एकड़ के अंदर प्रमाणित जैविक खेती कर रहा हूँ। अपने जो 5 एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। और गुरुजी के 15 से 20 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो सब उन्होंने हमें दिया है। यह टेक्निक सबसे अलग ही हटके ही जो है कृषि की एक टेक्निक है। मुझे हर क्रॉप के अंदर आज के दिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और ये बहुत ही जबरदस्त है। देखिए कृषि एक्सप्रेस शनिवार शाम 6:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आपने अभी तक कई प्रगतिशील किसानों की कहानी को देखा है और यहां इनोवेशन को भी देखा है। आपने ये भी देखा है कि खेती किसानी में संघर्ष की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन किस तरीके से समृद्धि भी यहां पर देखने को मिलती है और इसकी मिसाल कई किसानों ने पेश की है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। एक युवा की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने विज्ञान और परंपरागत खेती के बेजोड़ मेल को सामने रखा है। किस तरीके से उन्होंने अपने टर्नओवर को 12 करोड़ के पार पहुंचा दिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी फसलों के उत्पाद को बढ़ाया, ये सारी चीजें आज आपको विस्तार से बताएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कृषि एक्सप्रेस में आज दिखाएंगे 34 साल के एक ऐसे युवा प्रगतिशील किसान की कहानी जो देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में MSc करने के बाद लेखराम यादव इस समय 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे हैं और इसके जरिए साल में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हासिल करने वाले प्रगतिशील किसान बन गए हैं। अगले आधे घंटे उनसे उनकी सफल यात्रा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं उनका जो सफर रहा उस पर यह छोटी सी रिपोर्ट। राजस्थान में कोटपुतली के रहने वाले लेखराम यादव ने बायोटेक्नोलॉजी में MSc करने के बाद देश के आम नौजवानों की तरह नौकरी करने की सोची। इसके लिए लेखराम ने दिल्ली से सटे गुड़गांव का रुख किया। यहाँ 6.5 साल तक NABL की लेबोरेटरी में नौकरी करने के बाद लेखराम को लगने लगा कि इस काम के लिए वो नहीं बने हैं। महानगर की आबोहवा उन्हें गाँव का रुख करने के लिए मजबूर करने लगी। नौकरी करते हुए मुझे दिल्ली NCR के अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे पूरी ज़िंदगी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा क्राउड, और हम गांव में रहने वाले जल्दी से हमें ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं आती थी। तो सोचा कि गांव में ही रह के कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे और घर वालों के साथ भी रह सके। लेखराम ने 110 एकड़ की जमीन से प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की। बायोटेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले लेखराम को खेती किसानी के कायदे समझने में काफी दिक्कत हुई। देश में प्राकृतिक कृषि के कई मॉडल प्रचलित हैं। ऐसे में लेखराम ने सेमिनार्स और YouTube के जरिए प्राकृतिक कृषि के इन मॉडल को समझते हुए एलोवेरा की खेती शुरू की, लेकिन उन्हें घाटा सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खेती की कई तकनीक का अध्ययन जारी रखा। इसी बीच उन्हें ताराचंद बेलजी के मॉडल को समझने और परखने का मौका मिला। इसके बाद लेखराम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सफलता की ओर आगे बढ़ते चले गए। ये सब करते हुए मुझे तकरीबन 7-8 महीने हो गए थे और मुझे तकरीबन 35-40 लाख के आसपास का जो है मैं इनपुट्स वगैरह ये सब यूज भी कर चुका था, बट किसी का कोई जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था तो मुझे गुरुजी ताराचंद बेलजी का एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने भस्म रसायन और जैव रसायन को कैसे नैनो करते हैं वो बताया। मैंने तुरंत जो है बायोएंजाइम और भस्म रसायन बनाने डाला और जैसे वो तैयार हुए और उनको मैंने अप्लाई किया अपनी क्रॉप्स के अंदर तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिले मुझे। राजस्थान और गुजरात में 500 एकड़ से ज्यादा की भूमि पर खेती करने वाले लेखराम इस समय देश भर के किसानों के आदर्श बन गए हैं। आज के समय देश के अनेक इलाकों से किसान उनके मॉडल को समझने के लिए आते हैं। यही नहीं, कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उनकी खेती की तकनीक को देखने आते हैं।
लेखराम का मानना है कि खेत में अग्निहोत्र करने से फसलों और भूमि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है कि अग्निहोत्र करने से भूमि का पंच महाभूत संतुलित होता है और उत्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखराम का मानना है कि किसान अगर खुद ही अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करे तो बिचौलियों का मुंह नहीं देखना पड़ता और अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उन्होंने कई परंपरागत प्रोसेसिंग यूनिट्स अपने खेत में ही लगा लिए हैं, जिससे निकले उत्पाद की देश विदेश में काफी ज्यादा मांग है। लेखराम का मानना है कि बिना गौपालन के प्राकृतिक खेती करना असंभव है। इसको देखते हुए उन्होंने साहिवाल नस्ल वाली गायों की गौशाला का निर्माण किया है। लेखराम के कदम यहीं नहीं रुके, अब उन्होंने एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में भी कदम रख लिया है। इस 500 एकड़ खेती के अंदर आज हम हर्बल फार्मिंग और जितनी भी अपनी फलदार जो फसलें होती हैं, नींबू, मौसमी, संतरा, सीताफल, ये सब कर रहे हैं। रबी खरीफ की जितनी भी सीजनल क्रॉप होती हैं, अपने गेहूं, सरसों, मक्का, जो चना, बाजरा, ये सब चीज़ें। और इसके साथ साथ अभी हमने एग्रो टूरिज्म का भी सेटअप डाला है जो रनिंग है। और हमारे पास एक A2 सर्टिफाइड साहिवाल ब्रीड की गायें भी हैं। 22 एकड़ में 56 भोग वाटिका का निर्माण करने वाले लेखराम कई तरह के मसाले, आयुर्वेदिक औषधियों और तरह तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके खेतों में जो नींबू हैं, वो विशेष तरह के हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ये देखिए TCBT नींबू, जहाँ देखेंगे वहाँ पे ही जो है आपको नींबू नींबू मिलेंगे। ऐसी कोई टहनी नहीं है जहाँ पे नींबू नहीं हो। ऊपर, नीचे, उससे ऊपर भी मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हर जगह पे, ये ऊपर, ये आगे, ये साइडों में, पीछे, ये देख लीजिए, नींबू नींबू। लेखराम उत्पादन के साथ साथ सर्टिफिकेशन की अहमियत को भी खूब समझते हैं। इसी वजह से उनके सभी खेत ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। उनकी गौशाला को भी A2 सर्टिफिकेशन का गौरव हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आप यदि कृषि एक्सप्रेस को लगातार देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि ताराचंद बेल जी, जिनसे प्रभावित होकर लेखराम जी ने अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाया है, उनसे भी हमने बातचीत की थी और वो बहुत ही दिलचस्प विषय था। एक ऐसा विषय जिसको कई एपिसोड में समझा जा सकता है। आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए लेखराम यादव जी का, जो प्रगतिशील किसान है, जिनकी कहानी को अभी आपने देखा है। लेखराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई युवा खेती किसानी के लिए अन्य युवाओं को प्रेरित करता दिखाई देता है। इसके लिए भी आपका साधुवाद। लेखराम जी, एक करके पॉइंट्स को फटाफट आगे बढ़ाएंगे ताकि जो आपको सुनने वाले हैं वो आपकी बातचीत से थोड़ा फायदा भी ले सकें और अपनी खेती किसानी को भी उन्नत कर पाएं। अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो अग्निहोत्र यज्ञ की वीडियो भी जो है चल रही है, जो आप अपने खेत में करते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी से MSc कर चुके हैं, आप गुड़गांव में काम करते थे। आपको कहीं ऐसा भी लगा, क्योंकि अनुभूत सत्य अनुभूत होता, अब तो आपने अनुभूति कर ली, आपने करके देख लिया, उसके फायदे भी देख लिए हैं, तो अब आपका भरोसा बैठ गया। लेकिन शुरुआत में कुछ असमंजस हुआ था कि यार ये सारी चीजें करने से भी क्या खेती किसानी पनप सकती है? बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हो वो मेरे दिमाग में आया था कि चलो वो तो भस्म रसायन और जैव रसायन है जो TCBT के फॉर्मूले हैं, बट मुझे अग्निहोत्र पे डाउजिंग पे थोड़ा शक था। तो मैंने जो है गुरुजी को 1 साल तक इस चीज को मैंने एनालिसिस किया कि रियल में यार ऐसा होता है क्या। तो ये करते करते मुझे कुछ कमी लगी कि खेत में जरूर कुछ ना कुछ कमी हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि उनका जब फर्स्ट विजिट था तो उन्होंने कुछ कमियां थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अग्निहोत्र नित्य करो तो ये जो मक्खियां और ये सब है ये नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसे मजाक सा लगा कि पता नहीं ऐसा है भी या नहीं भी। फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैंने लिटरेचर पढ़ा, गुरुजी के जो सूक्ष्म ज्ञान है गुरुजी का उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि सच में ये जो हम जो फिजिकल दुनिया देख रहे हैं इसमें और जो घटित होता है उसमें दिन रात का अंतर है। और मैंने जैसे ही ये शुरू किया अग्निहोत्र, तो रियल में मैं आपको बताता हूँ 50% तो अग्निहोत्र की हिस्सेदारी है खेती में और बाकी का हिस्सेदारी और चीजों की है।
हमारे खेतों में जितने भी खेत हैं कंपलसरी है, अग्निहोत्र होना ही होना है, चाहे कुछ भी होए, ये कंपलसरी है। अद्भुत रिजल्ट ये मिले। बेसिकली मैं इसका पीछे का थोड़ा साइंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या है जी। इस प्रकृति में जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब भौतिक दुनिया का है। जैसे पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, पर बच्चे के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जो ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो है सीड से जो है छोटा पौधा बनता है, लीफ बनती है, फिर जो है, तो ये पूरा एक एनर्जी साइंस है जिसको हम क्वांटम वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं, क्वांटम फील्ड की जो बात करते हैं, वो अग्निहोत्र जो है अपने खेतों में प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इसके अंदर और घुसा जाए कि क्या रियल में ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इसके अंदर जब मैं गया तो मुझे क्वांटम वर्ल्ड से रिलेटेड कई ऐसे जो है लिटरेचर मिले जहाँ पे ये बताया गया है कि एक अबोध बालक जिसका आईक्यू लेवल कुछ भी नहीं था, और वो जो बालक है क्लास से निकाल दिया जाता है और वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। ऐसे ही 4th स्टेज का जो है कैंसर होता है, और डॉक्टरों के मना करने के बाद वो जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकृति में ऐसी कोई ना कोई चीज है जो बहुत ही नैनो में या जो ऑटो सेकेंड्स के अंदर होती है, वो मतलब कि अपने को सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देती है, ये पर बड़ा रियल में ऐसी ये कोई एक चीज ऐसा है विषय जिसे है, हम एक ये तरह से एनर्जी लेखराम जी बोलेंगे। ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत गंभीरता से बड़ी लंबी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सूक्ष्म जगत जो है अपने आप में एक बड़ा गूढ़ विषय है, और इस पर निश्चित तौर पर कभी आप लोगों के साथ में ताराचंद जी भी हों, आप भी हों, आपके अनुभव के साथ में विस्तार से बात करेंगे। आज किसान भाई भी आपको सुन रहे होंगे, तो अब हम सीधे फटाफट अगले पहलुओं पर जाते हैं। सबसे पहले तो अग्निहोत्र क्या है, कैसे करते हैं, और क्या इसको बहुत सीखने की जरूरत है या कुछ बेसिक्स हैं जो आप बहुत संक्षेप में अभी जो भी किसान भाई आपको सुन रहे हैं और प्रयोग करना चाहें तो वो प्रयोग कर सकते हैं? जी सर, बेसिकली क्या है, अग्निहोत्र के 5 ही रूल हैं। ये एक टाइप से हवनी है, इसमें कोई नहाना धोना नहीं है, कोई जैसे ये अपने धर्म से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये पूरा अपना वैदिक साइंस है। इसके 5 रूल क्या है? फर्स्ट रूल तो यही है कि पात्र का साइज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर मिश्र जो गुरुजी के गुरुजी रहे हैं, उन्होंने 25 साल इस पात्र के ऊपर काम किया कि किस साइज में, किस लेंथ, विड्थ और हाइट में जो है जो भस्म बनती है वो एक्टिवेट होती है, क्योंकि एक्टिवेट भस्म ही जो है वही काम की है, अदरवाइज वो राख ही है अपने लिए। पहला है कि पात्र का साइज परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, देसी गौ माता के कंडे होने चाहिए, क्योंकि देसी गौ माता के कंडों में ही फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपिलीन और ऑक्सीजन गैसें निकलती हैं। ये सारी गैसें जो है फील गुड हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वहां के जो है एक ओरा की ऐसा ओरा क्रिएट करती हैं जहां पे नेगेटिविटी रहती ही नहीं है जी। तीसरा जो रूल है, चावल जो है अक्षत होने चाहिए, बिना मतलब टूटे हुए, और देसी गौ माता का ही घी होना चाहिए। पांचवा जो है इसका रूल है टाइमिंग। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 3.5 घंटे सूर्योदय होने में लगते हैं। हर लोकेशन का अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमिंग है, सनसेट और सनराइजिंग का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो जो 30 सेकंड का जो टाइमिंग में आहुति देने का जो टाइम पीरियड है, वो उस समय पे हमारी दोनों नाड़ियां चलती हैं। तो ये केवल 5 ही रूल हैं, बाकी इसमें कोई दिशा का कोई चक्कर नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हो, कोई नहाना कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें कोई नहाने के लिए बाध्य नहीं हो कि आप ये करो। और अग्निहोत्र करने वालों के तो इतने जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट हैं, डेली कुछ ना कुछ हमें ऐसे मिलता है कि मेरे पापा का कैंसर ठीक हो गया। जी ठीक है। मैंने देखिए ये बात शुरुआत में इसलिए दर्शकों के सामने रख दी, क्योंकि सबसे पहले जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में था वो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है, इसलिए ये स्पष्ट होना कि बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करने वाले लेखराम यादव, जिनको शुरुआत में बड़ा संदेह था लेकिन जब उन्होंने उसको आजमाया तो उनको फायदा हुआ, उसको एक केस स्टडी के तौर पर रखना जरूरी था। अब कुछ और चीजें, लेखराम जी आपके पास पहले से जमीन या खेती किसानी का एक बैकग्राउंड मौजूद था, इसलिए आप खेती किसानी कर पाए, या कैसे आप प्रेरित हुए कि अचानक गुड़गांव से नौकरी छोड़कर आप वापस गांव की तरफ बढ़े? सर देखिए, खेती का तो 10th तक गांव में पढ़े थे, तो खेती का ऐसे था कि भाई हाँ, मतलब स्कूल के बाद में जैसे चले गए, जो है हार्वेस्टिंग करना है, सोइंग करना है, तो नॉलेज तो था इस चीज का। +1 +2 में बाहर गए, मेरा +2 के साथ में BDS, BMS, BHMS वगैरह में हो गया था अगरवाई हिसार के अंदर, तो 1 साल ड्रॉप किया। देन मेरा
MBBS में हो गया था किम्स के अंदर, कृष्ण मेडिकल साइंस कराड़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है। पर वो सब करने के बाद जो है मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स से MSc किया, बायोटेक से MSc किया, बायोटेक से सॉरी जी बायो BSc किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, और MSc किया बायोटेक से। जी फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे थ्रोट में भी जो है थोड़ा सा कैसे प्रॉब्लम होने लग गया था, और पोल्यूशन की वजह से भी मुझे ऐसे लगने लग गया था कि यहाँ पे तो पूरी जिंदगी नहीं कट सकती, क्योंकि वो सारी की सारी सेंसर बेस्ड मशीनें थी और 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे पूरा काम होता था। तो डिसाइड किया कि गांव में चल के कुछ ऐसा किया जाए। तो जमीन तो हमारी है, पर वो सारी की सारी म्यूनसिपालिटी में है, और मैंने कुछ स्टडी भी किया कि स्मॉल स्केल पे जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉफिट नहीं है। तो ये डिसाइड किया कि बड़े स्केल पे कमर्शियल लेवल में या कॉर्पोरेट की जो है फार्मिंग की जाए। तो 110 एकड़ से शुरुआत किया, लीज पे लिया 110 एकड़, और बहुत पैसा भी खराब किया, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर देखा था कि एलोवेरा के बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जो है लगाने से इतना है पैसा मिल जाता है, ये सब है। एलोवेरा का मार्केट नहीं मिला। सबसे अच्छा काम ये रहा इंटरक्रॉप में जो है लेमन लगा दिए, बाउंड्री पे मालाबार नीम लगा दिए, फिर जो है वेजिटेबल्स में आ गया तो कैश क्रॉप हो गया। तो इस तरीके से फिर गुरुजी ताराचंद बेल जी मिल गए मुझे, और जी। बहुत सारी टेक्निकें भी मैंने यूज करी, बहुत सारे प्रोडक्ट भी मैंने यूज करे, पर आज के दिन मुझे नहीं लगता कि TCBT से बेस्ट कोई टेक्निक है। जी, ये टेक्निक तो आपने जैसे थोड़ा सा समझाया भी, इसको और समझूंगा, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट आपका जो आया उसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा उन दर्शकों को या उन भाइयों को भी बताइए। जैसे कि मैंने हाइड्रोपोनिक खेती के ऊपर भी काफ़ी बातचीत की है, या हमने मल्टी लेयर फार्मिंग को भी समझने का प्रयास किया। ऐसे कई केस स्टडीज कृषि एक्सप्रेस में आ चुके हैं, और ये छोटे एरिया में भी एक उपज दे सकते हैं। बेशक आप 12 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जो छोटे लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं? मैं तो आपके एक नींबू के पेड़ को देख रहा था, उसमें आप दिखा रहे थे पत्तों से ज्यादा नींबू दिखाई दे रहे थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बात बोले। देखिए सर, मेरा कहना ये है, आप कोई भी किसी भी टाइप की फार्मिंग करो, मल्टी लेयरिंग करो, मल्टी क्रॉपिंग करो, या फिर हाइड्रोपोनिक्स वाली करो, पॉली हाउस वाली करो, पर आप उसमें फॉलो TCBT को करो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। भाई हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं तो मोस्टली जो TCBT के जो फॉर्मूलाज हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही हैं, जी, है ना? जी, या जी, फिर हम जो है पॉली हाउस में करते हैं तो मोस्टली फॉर्मूला जो गुरुजी के हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही है, जिसको हम ड्रिप के थ्रू आसानी से दे सकते हैं। और ये सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं ये सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित हैं, और ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस हैं। और इतना ही नहीं, ये जो अपने पंच महाभूतों की जो गुरुजी बात करते हैं वो उससे परिपूर्ण है। जो भूमि गगन वायु अग्नि और नीर की जो बातें बताते हैं गुरुजी, वो उनसे परिपूर्ण है, क्योंकि पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से मिलके बनी है। तो जब तक वो पंच महाभूत तरीके का फूड ही या फिर जो इनपुट ही है जो प्लांट्स को नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की कमी रहेगी। ये जमीन को कैसे तैयार किया जाता है? मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना, हालांकि ताराचंद बेल जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कई जानकारियां दी थी, लेकिन किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जो भाई किसान भाई आपको सुन रहे हैं या इस तरह की खेती किसानी करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है? थोड़ा संक्षेप में ये भी बताइए कि आप इस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसका नॉलेज हासिल कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे मस्ट तो जो TCBT के अंदर जो गुरुजी ने बताया है, और साइंस भी जो बोलता है, और ये गुरुजी का 15 से 20 साल का जो उनका जो सेल्फ स्टडी है, तो रियल में ही इसके 3 बेस हैं। सबसे पहले गुरुजी बोलते हैं कि आपके खेत में ऊर्जा होनी चाहिए। वो ऊर्जा हमें अग्निहोत्र से ही मिलती है। ऊर्जा भी क्या है, 2 टाइप की है। वो नकारात्मक भी क्रिएट हो सकती है, और वो सकारात्मक भी, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ किसान भाइयों को, आप ऊर्जा को समझने की कोशिश करना। जैसे जहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है वहां पे हमारा बार बार मन करता है जाने का, जैसे मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल के अंदर, ठीक है, या जहाँ पे हमें ब्लेसिंग मिलती है, नाना नानी दादा दादी, ठीक है, इनके पास जाने से, या एक ऐसी जो है एनर्जी जहाँ पे हमें जाने से हमारी ऊर्जा खत्म होती है। फर्स्ट यही कि जैसे हम कहीं पे गंदे नाला है वहां पे जाएंगे तो हमारी जो है एनर्जी मतलब चली जाएगी, या बहुत बड़ा कूड़े का, शहर में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा कूड़े का जो ढेर होता है,
या गांव में जो है अपना घोड़े का गोबर का ढेर होता है वो, तो वहां पे जाने से हमारी ऊर्जा चली जाती है। ये प्रकृति सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित है और ये गुरुजी हरदम बोलते आए हैं। और रियल में मैंने भी एनालिसिस किया है कि दुर्गंध वाला घोल डालते ही फसल नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित है। आप हम सब पेड़ पौधे ये सब ही की इसी इकोलॉजी पे जीने वाले हैं। तो मेरे सभी किसान भाइयों से पहली बात तो रिक्वेस्ट यही है कि दुर्गंध वाले जितने भी घोल हैं ये डालना बंद कीजिए। और इस टेक्निक में पहला ऊर्जा बताया, दूसरा मैं अणु की बात करता हूं जिसको आप मॉलिक्यूल बोलते हो। इस प्रकृति में कोई भी पदार्थ, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, एटम, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एनर्जी बोल लिया, गुरुजी की मैं भाषा बोलूंगा तो आप तरंगों में बोल लीजिए जी। कि मतलब पंच महाभूतों की तरंगों से कैसे खेती की जाए। तो मैं एनर्जी की बात बताता हूँ। तरंगे तो और थोड़ा सा मतलब कि डेप्थ की वो हो जाएगी, और क्वांटम तो उससे भी डेप्थ हो जाएगा जी। ऑटो सेकंड उससे भी डेप्थ काम हो जाएगा। पर मैं मोटा मोटा ये बोलता हूँ कि हम जब तक हमारे खेतों में पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, और जब तक हम हमारे खेतों में अणु बोले तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इनको स्टैब्लिश नहीं करेंगे। तीसरा जो है माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स में वो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस सब्टिलस, स्पेसिलोमाइसिस वगैरह वगैरह। तो ये तीनों, साइंस भी यही बोलता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो है वो बीमारी आती हैं। गुरुजी भी यही बोलते हैं कि भाई पंच महाभूतों के डिसबैलेंस से बीमारी आती है, कफ, पित्त और वात की वजह से बीमारी आती है। अगर अपनी जमीन में केमिकल भी ज्यादा है तो भी बीमारी आएंगी। जी। साइंस भी यही बोलता है, और अपना वैदिक साइंस और गुरुजी ने जहां से मतलब कलेक्शन करके हम सबको बहुत सिंपल फॉर्मूला दिए हैं, ये भी यही बोलते हैं। इससे ये तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि आप खेती किसानी करके उससे लाभ ले पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रैक्टिकली वो चीज दिख भी रही है, सिर्फ ये बातों में नहीं या किताबों तक सीमित नहीं है, उसको आप जमीन पर उतार भी पाए। क्योंकि अब चर्चा को अंतिम दौर में ले जाएंगे तो मैं लेखराम जी चाहूंगा फटाफट कुछ सवाल, क्योंकि आप बैठे हैं तो पूरा फायदा लिया जाए और कुछ जानकारियां ली जाएं। सबसे पहली चीज, हर किस्म की फसल के लिए ये लागू होता है या कुछ विशेष फसलों को आपने चुन रखा है अपने उत्पादन के लिए? अब संक्षेप में ही मैं आपके जवाब भी चाहूंगा। ठीक है, संक्षेप में बताता हूं। देखिए सर, जैसे आप ये बोल लीजिए कि टीसीबीटी की मतलब लैंग्वेज में जब तक पंच महाभूत स्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक खेती नहीं हो सकती। और पंच महाभूतों का तीन ही वो है, ऊर्जा, अणु और जीवाणु को स्टैब्लिश करना। साइंस भी यही बोलता है कि आप जब तक अपने खेतों में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स को स्टैब्लिश नहीं, क्योंकि हमने खेती को पूरा तहस नहस कर दिया। और मैं तो ये बोलूंगा कि जब तक ईसी, पीएच और कार्बन बैलेंस नहीं होता है, साइंस बोल रहा है जब तक ईसी, पीएच और कार्बन बैलेंस नहीं होता है हम खेती कर ही नहीं सकते। रोजाना कोई बीमारी आएगी, वो केमिकल डाला, फिर वो बीमारी आएगी, उसकी डेफिशिएंसी रहेगी, तो खेती इम्पॉसिबल है। तो हमें सबसे पहले भूमि उपचार, टीसीबीटी से भूमि उपचार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है भूमि उपचार का, हमें वो फॉलो करना है। उसके बाद ही आप कोई भी क्रॉप किसी भी लेवल पे आप ले सकते हो। जी। टीसीबीटी के लिए कहां से जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, कैसे खुद को तैयार किया जा सकता है? टीसीबीटी के लिए सर देखिए, इसके 4-5 मतलब कि वो है पहुंचने के वो हैं स्टेप्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि गुरुजी का चैनल है, गुरुजी ताराचंद बेल जी कृषि टेक्निक। आप वहां से पूरा ज्ञान उनका ओपन है, फ्री है, सब कुछ वहां से ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग संगोष्ठियां होती हैं, ऑनलाइन कृषि संवाद होता है, और भी ग्रुप्स बने विजिट हुए किया हैं। जा सकता है। मैंने देखा कई किसान बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ विजिट कर रहे थे, तो उसको भी देख सकते हैं। जहां पर इस तरह की फार्मिंग हो रही है उस जगह को विजिट किया जा सकता है, आप लोगों से संपर्क किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी सर, बिल्कुल। जितने भी टीसीबीटी के सफल किसान हैं, जी जितने भी टीसीबीटी के सफल किसान हैं, वो सभी मतलब कि दूसरे किसान भी इस टेक्निक से लाभान्वित हुए। इवन भारत ही नहीं, भारत से बाहर के लोग भी जो है, नेपाल हो गया, कनाडा हो गया, अपना साउथ अफ्रीका हो गया, वो भी मतलब कि ना आते रहते हैं और ये सब चीजें टेक्निक्स जो है सीखते रहते हैं। आप Even मैं आपको लेखराम बताऊंगा, जी पाकिस्तान युवा के भी रहे, एक दो आप किसान हैं जो थोड़ा इस सा टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई गुड़गांव का एक्सपोजर मिला, इसलिए आप मार्केटिंग पैकेजिंग पर ध्यान दे पाए, या पहले से आपके दिमाग में था, किसी ने आपको बताया? प्राकृतिक खेती एक बात, और मार्केटिंग प्रोसेसिंग खुद करना, बड़ा मुनाफा कमाना ये दूसरी बात, इनको कैसे आपने बैलेंस किया? सर देखिए, इसका सबसे अच्छा फायदा ये रहा मुझे कि मैंने स्टार्टिंग से ही डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, मतलब कि फार्म्स को जो है सर्टिफिकेशन में डलवाया। वो बहुत कंपलसरी है, बहुत मस्ट है, क्योंकि आप वर्बली जाके किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है, वो माने ना माने। वो टेस्टिंग के जो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है।
मैं पेडा पैनल की बात करूं तो 18,500 प्लस जीएसटी। मैं अगर यूरोपियन यूनियन पैनल की बात करता हूं तो 42,000 प्लस 18% जीएसटी। तो टेस्टिंग करवाना सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे अच्छा है आप फार्म सर्टिफिकेशन अप्लाई कीजिए, और आपका जैसे फार्म जो है ऑर्गेनिक होता है तो आप जो भी उगाएंगे वो आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक होएगा। मेरे लिए ये भी सबसे अच्छी बात यही रही कि मेरे सर्टिफिकेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इससे सरकार का सपोर्ट भी मिलता है, कुछ सब्सिडीज वगैरह, कुछ और फायदे भी आपको मिलते हैं? हाँ देखिए, वो तो छोटे स्केल पे तो देखिए सर है, बड़े स्केल पे तो अभी मुझे ऐसा कुछ मैं लगा समझ नहीं कि गया बड़े इस पर स्केल पे काफी ऐसे बातें, क्योंकि मेरी मध्यम और जो है लघु अन्य किसानों के से लिए भी तो हुई है, मेरी अन्य किसानों से भी बात हुई है, तो ये बात भी है कि आपको सतर्क रहना चाहिए इस चीज को लेकर भी कि कितने फायदे आपको मिल सकते हैं। सतर्कता से मतलब है आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए। आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, अगर आप प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरह के उत्पादों को आजकल लोग पसंद भी करते हैं और साथ ही साथ में सरकार भी इनको प्रमोट करती है। लेखराम जी, ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता ही नहीं लगा कैसे समय बीत गया और आपने बहुत दिलचस्प जानकारियां दी। खासतौर पर ऊर्जा संबंधी जो बात है उसको हम कभी और विस्तार से भी समझेंगे, और काफी जानकारियां कृषि एक्सप्रेस के आज के एपिसोड में भी हमें मिली। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह अच्छा काम करते रहें, युवाओं को प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो कृषि एक्सप्रेस की आज की कहानी में आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा वैदिक विज्ञान रहा है, वैदिक कृषि रही है, वो किस तरह प्रायोगिक तौर पर आपको आज जमीन पर भी फायदा देती दिखाई दे रही है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो लेखराम यादव हैं, ताराचंद बेल जी हैं, इस तरह के कई किसान हैं जो इससे लाभान्वित हुए। इसी तरह किसानों की दिलचस्प कहानियां, प्रगतिशील किसानों ने किस तरीके से अपनी खेती किसानी से बड़ा लाभ उठाया, इसकी कहानियां आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे।